गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बच्चा लोगों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में, आज के इस स्पेशल सेशन में। आपसे मेरी मुलाकात संभवतः पहली बार हो रही है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पर हो रही है, या हमारी पहले भी थोड़ी बहुत मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ऐसे बच्चा लोग हैं जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका टारगेट है इस बार बैंक एग्जामिनेशन निकालना, उन सभी के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिनका अभी अभी सिलेक्शन बैंक में हुआ है, आप दोनों लोगों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दूं, जो बैंक की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सेशन, और जो अभी जिन्होंने बैंक ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम बातचीत करेंगे आईएबीएफ द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले जेएआईबी एग्जामिनेशन की कंप्लीट डिटेल के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं जेआईबी में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे जेआईबी में एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम फीस क्या होती है, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, क्या एग्जाम की डेट्स हैं, क्या क्या पेपर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इन सब पर हमारी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आपके मन में सवाल चल रहा है, सर इसे हमारे लिए क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्या ये हमारे रिलेवेंट है या हमें इससे क्या फायदा मिलने वाला है, इसके विषय में पहले आपको मैं बता देता हूं। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, ये एग्जामिनेशन आप दोनों ही कैंडिडेट के लिए बेहद जरूरी है। जो बैंक में जाने वाले हैं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका टारगेट है उनके लिए भी, और जो बैंक में जा चुके हैं उनके लिए तो ये बेहद जरूरी है। एक तरीके से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना वो मैंडेटरी समझ के चले। क्यों मैं इसको मैंडेटरी बोल रहा हूं, इसको समझिए। देखिए, अगर आप बैंक में आ चुके हैं तब भी, और अगर आप बैंक में जाने वाले हैं तब भी, जेआईबी एग्जामिनेशन आपके लिए कंपलसरी होने वाला है। कई सारे बैंक्स ने तो अपने कुछ प्रमोशनल एग्जाम में जेआईबी कंपलसरी कर दिया। मतलब यह है कि अगर आप वो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, वो प्रमोशनल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आपका जेएआईबी क्वालिफाई होना जरूरी है। तो कई सारे बैंकों ने अब इसको धीरे धीरे मैंडेटरी कर दिया। तो जब भी आप बैंक में जाएंगे, और अगर आप जा चुके हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपको जेआईबी देना है। दूसरा क्या फायदा मिलता है, जेआईबी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए और आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। सैलरी इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, जो बैंक ज्वाइन कर चुके हैं पहले वो समझे। अगर आप जेआईबी क्वालिफाई करते हैं तो आपको सैलरी में एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, यानी जिस इंक्रीमेंट पर होंगे, ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते ही आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट आपके सैलरी में जुड़ जाता है, और ये इंक्रीमेंट आपकी रिटायरमेंट तक होता है। और अगर इस इंक्रीमेंट को आपके रिटायरमेंट तक हम जोड़ लें तो बहुत बड़ा ये डिफरेंस क्रिएट करता है। कम से कम 50 से 60 लाख के आसपास का डिफरेंस हो जाता है आपके टोटल में। इसलिए ये एग्जामिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। और जेआईबी जब आप क्वालिफाई करते हैं तो इसी की तरह एक और सीएआईबी एग्जामिनेशन होता है जो आईएबीएफ ही कंडक्ट करता है, उसमें आपको 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। और ये दोनों ही एग्जामिनेशन जेआईबी और सीआईबी साल में 2 बार होते हैं, 6-6 महीने पर। यानी अगर आप चाहें तो एक ही साइकिल में जेआईबी कंप्लीट कर सकते हैं और उसकी अगली ही साइकिल में, मतलब एक ही साल में आप जेआईबी और सीआईबी दोनों कंप्लीट कर सकते हैं, और आप अपनी सैलरी में 3 इंक्रीमेंट ले सकते हैं। ये फाइनेंशियल बेनिफिट है आपका, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और कोई भी बैंकर इसे दे सकता है अगर वो प्रोबेशन पीरियड में है तब भी। यानी अगर आपने आज बैंक ज्वाइन किया है तो भी आप एग्जाम को दे सकते हैं। सर ये तो हो गई बात जिन्होंने बैंक ज्वाइन किया है उनके फायदे की, क्योंकि उनका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, और आपके हिसाब से आपका ये कहना है कि जेआईबी में 1 इंक्रीमेंट और सीआईबी में 2 इंक्रीमेंट। बिल्कुल, लेकिन सीआईबी देने के लिए जेआईबी क्वालिफाई होना जरूरी है। तो जेआईबी जैसे आप क्वालिफाई करेंगे आपको 1 इंक्रीमेंट मिल जाएगा, और ये आपके रिटायरमेंट तक पूरी सैलरी में आपके इंक्रीमेंट ये चलता रहता है। अब जो बैंक में जाने वाले हैं या जो अभी बैंक में नहीं है, उनको क्या फायदा होगा। देखिए, ये जो जेआईबी एग्जामिनेशन है, ये बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जेआईबी के नाम से होता है, और जो बैंक में काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए यही एग्जामिनेशन होता है डीबीएफ के नाम से। सेम, यानी जेआईबी जो नॉन बैंकर्स है, नॉन बैंकर से मतलब यहां पर ये है जो आईएबीएफ के ऑर्डिनरी मेंबरशिप नहीं है। क्या होता है ये आईएबीएफ को ऑर्डिनरी मेंबरशिप होना, जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो आपको आईएबीएफ की एक ऑर्डिनरी मेंबरशिप लेनी होती है, वो 1 टाइम होती है, सारे बैंकर्स को लेनी होती है। तो अगर आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो ही आप आईएबीएफ की मेंबरशिप ले सकते हैं, बिना बैंक ज्वाइन के आईएबीएफ की मेंबरशिप मिलती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जिनके पास आईएबीएफ की मेंबरशिप है, यानी वो बैंकर है, यानी वो जेआईबी देंगे, और जेआईबी देंगे, पास करते ही 1 इंक्रीमेंट मिल जाएगा। क्या सर एक बार में पेपर क्वालिफाई हो जाता है? बहुत आराम से हो जाता है। हमारे 90% बैंकर्स सिंगल अटेम्प्ट पे ही इस पेपर को क्वालिफाई करते हुए 1 इंक्रीमेंट लेते हैं। और जो नॉन बैंकर्स हैं, मतलब जो अभी बैंक में नहीं गए हैं, वो यही एग्जामिनेशन डीबीएफ के नाम से देते हैं। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस नाम से यही एग्जामिनेशन होता है। यानी जो बैंकर हैं, सेम एग्जामिनेशन होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, सेम एग्जामिनेशन होगा, सेम डे होगा, सेम सिलेबस होता है, सेम पेपर होता है, आप साथ में ही बैठ के देते हैं। बस जो नॉन बैंकर्स हैं, यानी जो आईएबीएफ के मेंबर नहीं है, आप बैंकर नहीं है तो आईएबीएफ की मेंबरशिप नहीं आप ले सकते, आप नॉन बैंकर हैं, आप यही एग्जामिनेशन डीबीएफ के नाम से दे रहे होंगे। आपके बगल में जो बैंकर है वो जेआईबी के नाम से यही सेम पेपर उसको भी मिला होगा, आप दे रहे होंगे। तो जेआईबी का तो फायदा हम बता चुके। डीबीएफ को क्या फायदा मिलेगा, यानी आप अगर बैंक में नहीं है तो आपको क्या फायदा
फायदा मिलेगा? डीबीएफ का सबसे बड़ा फायदा ये होता है बाबू कि अगर आप प्राइवेट बैंक्स में इंटरव्यू, क्योंकि आईबीएफ की वेबसाइट पर आपका नाम होता है, बैंक एक्सेस कर सकते हैं आपके रिजल्ट को, और आप जब प्राइवेट बैंक्स में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरा, अब मैं जो फायदा बताने जा रहा हूं वो जेआईबी जितना ही बड़ा है। अगर आप पहले से ही डीबीएफ क्वालिफाई करके जाते हैं, क्योंकि दोनों पेपर सेम होते हैं, अगर नॉन बैंकर्स के लिए डीबीएफ है, अगर आप पहले से ही डीबीएफ क्वालिफाई करके जाते हैं तो बैंक ज्वाइन करने के बाद आपको जेआईबी नहीं देना पड़ता है, यही डीबीएफ कन्वर्ट हो जाता है जेएआईबी में। क्या मजेदार बात है। मतलब अगर आप बैंक में गए हैं तो आप जेआईबी दीजिए, अगर अभी आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और जेआईबी देंगे तो एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा पेपर क्वालिफाई करते हैं, लेकिन अगर आप बैंक की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप डीबीएफ दे दीजिए। डीबीएफ जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो और उसके बाद आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपको बस अपना ये डीबीएफ सर्टिफिकेट अपने बैंक, जिस भी बैंक में आप ज्वाइन करेंगे उसके एचआर को भेज के जेआईबी में कन्वर्ट कराना होता है। जेआईबी में कन्वर्ट कर, आईबीएफ ही इसको कन्वर्ट कर देता है जेआईबी में, आपको दोबारा जेआईबी देने की जरूरत नहीं होती है। क्या मजेदार बात है ये। डीबीएफ क्वालिफाई कर लिया तो दोबारा जेआईबी नहीं देना है, यानी जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आप जेआईबी के एक तरीके से क्वालिफाई करके आ रहे हैं, बाकी बैंकर से आप एक इंक्रीमेंट आगे रहेंगे, ज्वाइन करते ही आप एक इंक्रीमेंट आगे रहेंगे जैसे ही जेआईबी में सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो जाएगा, और सीधे आप सीआईबी दे सकते हैं। और सीआईबी क्वालिफाई करने के बाद 2 इंक्रीमेंट मिलता है, सबको 2 इंक्रीमेंट मिलता है, चाहे क्लरिकल कैडर का हो चाहे ऑफिसर रैंक का व्यक्ति हो, सभी को 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। तो यह है फायदा भैया डीबीएफ का। तो आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप में से जो भी नॉन बैंकर्स है, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या जिनका अभी वेटिंग में बैंक रुका हुआ है, वो सभी इस पेपर को डीबीएफ के नाम से दें, और जरूर दें, क्योंकि आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, आप जेआईबी के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, आपको दोबारा जेआईबी नहीं देना है, बैंक ज्वाइन करते ही आप अपना डीआईबी सर्टिफिकेट जेआईबी में कन्वर्ट करा के एक इंक्रीमेंट तुरंत ले लेते हैं। और जो बैंक में आ चुके हैं भैया उनको तो जेआईबी देना ही देना है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो मैंडेटरी इसको करते चले जा रहे हैं, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो अपने यहां कुछ प्रोमोशनल पेपर में जेआईबी क्वालिफाई मैंडेटरी मांगते हैं और जेआईबी से एक इंक्रीमेंट आपको मिलता है। तो अब मैं जो आपको, मैंने अब दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया। अब हम बात करेंगे जेआईबी के एलिजिबिलिटी की। देखिए डीबीएफ के लिए एलिजिबिलिटी केवल इतनी है कि आप अपना इंटरमीडिएट आपने या उसके इक्विवेलेंट आपने क्वालिफिकेशन क्लियर कर रखी हो, यानी आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास हो चुका हो, आपको आईएबीएफ की मेंबरशिप नहीं लेनी होती है, आप जेआईबी डीबीएफ नाम से ये पेपर दे सकते हैं, डीबीएफ कन्वर्ट हो जाता है आपके जेआईबी में। ठीक हो गई जितनी बात। अच्छा, अब जो जेआईबी देते हैं जो बैंकर्स हैं उनके लिए अब पूरी बात समझते चले, और लगभग चीजें जेआईबी और डीबीएफ के लिए एक जैसी, जैसे सिलेबस, पेपर है ना, ये सब एक जैसा है, कितने अटेम्प्ट में पास करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट, ये सब जेआईबी और डीबीएफ के लिए सेम ही है। अब जितने भी हमारे डीबीएफ के मित्र हैं, जितने भी जेआईबी के हैं, वो बहुत ध्यान से समझते चलें। जेआईबी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं सब कुछ आपको बताता चल रहा हूं। देखिए, द एग्जामिनेशन ओपन ओनली टू ऑर्डिनरी मेंबर्स। अब चूंकि हम जेआईबी की बात करें इसलिए केवल ऑर्डिनरी मेंबर्स की होगी ऑफ द इंस्टीट्यूट, एनी पर्सन वर्किंग इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री। देखिए क्या क्लियर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो बैंकिंग में या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में वर्किंग है वो आईएबीएफ की मेंबरशिप लेता है। असल में होता है कि आईएबीएफ की मेंबरशिप पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन लेता है, मतलब जिस आप बैंक में आप जाएंगे आपका बैंक आईएबीएफ की मेंबरशिप ले चुका है, वो बैंक में आपका आईएबीएफ का मेंबरशिप होगा, आपको अलग से आईएबीएफ के एक मेंबर, मतलब आपका बैंक और आप दोनों आईएबीएफ के मेंबर होते हैं। तो अगर आपका बैंक आईएबीएफ का मेंबर है तो ही आपको आईएबीएफ की मेंबरशिप मिलेगी बैंक ज्वाइन करने के बाद। तो क्या सर अगर हमारा बैंक आईएबीएफ के मेंबर नहीं है और मैंने वो बैंक ज्वाइन किया तो मैं जेआईबी नहीं दे सकता हूं? तब आप ये पेपर डीबीएफ के नाम से देंगे, क्योंकि यही सेम पेपर डीबीएफ नॉन मेंबर्स के लिए होता है, यानी नॉन बैंकर्स, तब आप उस केस में माने जाएंगे। वैसे सारे बैंक अगर आप जाएंगे तो लगभग आरआरबी, सारे बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लगभग सारे बैंक आईएबीएफ की मेंबरशिप है सबके पास। आप उसको जैसे ज्वाइन करेंगे आप आईएबीएफ की मेंबरशिप ले जाएंगे बैंक ज्वाइन करते ही। और जिन्होंने बैंक ज्वाइन नहीं किया, फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे, वो डीबीएफ एग्जामिनेशन दे, उनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं कि आप मेंबर हो। अगर आप मेंबर नहीं है तो आप डीबीएफ नाम से इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात भैया। तो आपका जो इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप है वो आपको लेनी पड़ेगी, आपका इंस्टीट्यूशन उसका मेंबर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं आईएबीएफ की वेबसाइट से जाके। एक ऑर्डिनरी मेंबरशिप वन टाइम होती है, एक ही बार आपको मेंबरशिप लेनी होती है, बार बार मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर आपका बैंक आईएबीएफ का ऑर्डिनरी मेंबर नहीं है या आप अभी बैंक में नहीं है तो आप यही पेपर डीबीएफ के नाम से देंगे। अब देखिए कैंडिडेट, अब दूसरी क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट या तो 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, ये तो खैर कंपलसरी है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट। किसी भी डिसिप्लिन में आप 12th एग्जाम हो, कोई जरूरत नहीं है कि आपका साइंस ही होना जरूरी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट स्ट्रीम किसी से भी हो,
एलिजिबल हैं, एंड द इंस्टीट्यूट में हाउएवर एट इट्स डिस्क्रेशन अलाउ एनी कैंडिडेट फॉर क्लर्कियल और सुपरवाइजरी स्टाफ of banks to appear at the examination on the recommendation of the manager of the bank officer in charge of bank office where the candidate is working even if she is not 12th standard pass or equivalent। तो पहली कंडीशन ये है, अगर आप जीआईबी देने जा रहे हैं तो आईएबीएफ की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो आप ये एग्जामिनेशन डीबीएफ के नाम से देखिए। दूसरा, आप इंटरमीडिएट पास आउट होने चाहिए, और अगर आईएबीएफ को ऐसा लगता है तो आपके मैनेजर के रिकमेंडेशन पर वो क्लर्कल कैडर और जो सुपरवाइजरी स्टाफ बेसिकली होता है, अगर वो इंटरमीडिएट पास नहीं है तो भी उनको वो एलिजिबिलिटी दे देता है, यानी वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये आईएबीएफ के ऊपर है। 12th ना पास होने की कंडीशन में आपको कंसीडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ब्रांच मैनेजर या जो भी ऑफिस इंचार्ज होगा उसकी रिकमेंडेशन पर, अदरवाइज आपको 12th पास होना जरूरी है। सबऑर्डिनेट स्टाफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हु आर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड दे हैव पास्ड द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। और जो आपके सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन स्टाफ हैं, अगर वो आईएबीएफ के मेंबर हैं, यानी अगर उनके इंस्टीट्यूशन ने आईएबीएफ की मेंबरशिप ली है तो उनको भी आईएबीएफ की मेंबरशिप मिल जाएगी, तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, उनका 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये हो गई जीआईबी के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। मतलब ये तो सबके पास होता है भैया, बैंक आप जाते ही बैंक में इंटरमीडिएट पास करके, बैंक की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो आपका ग्रेजुएशन है, तो आप तो इंटर पास होके जा रहे हो, यानी आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आप बैंक में जा रहे हैं। लगभग सारे बैंक आईएबीएफ के मेंबरशिप होते हैं, यानी आप आईएबीएफ की मेंबरशिप ले सकते हैं। आप जीआईबी देंगे, जीआईबी क्वालिफाई करते हैं कि इंक्रीमेंट मिल जाएगा, और अगर आप बैंक में नहीं है तो आप डीबीएफ के नाम से देंगे, और जैसे ही आप बैंक में जाएंगे अपना ये कन्वर्ट करवाइए डीबीएफ का सर्टिफिकेट जीआईबी में, आपको जीआईबी दोबारा देने की जरूरत नहीं, एक इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा, आप सीधे सीआईबी दीजिए, अब 2 इंक्रीमेंट लीजिए। क्लियर हो गई इतनी बात हो? तो अब यहां पर देखते हैं, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें कितने पेपर देने होते हैं? तो पेपर भैया चाहे आप जीआईबी दें या सीएआईबी दें, ये 4 पेपर आपको देने होते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आईएनआईएफएस इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पीपीबी है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एएफएम इसको बोलते हैं। और रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, आरबीडब्ल्यूएम, ये चारों पेपर आपके होते हैं। और ये भैया मैंने जैसे आपसे कहा कि पेपर सेम है, सिलेबस सेम है, खाली अलग अलग लोगों के लिए नाम इस एग्जाम का अलग अलग है। यानी आप डीबीएफ देंगे तो भी यही 4 पेपर आपको देने हैं, जीआईबी देंगे तो भी यही 4 पेपर आपको देने हैं, सिलेबस सेम है, एक एक वर्ड सेम है, सेम पेपर देते हो। जैसे मैंने आपको क्लियर बताया कि बस ये 2 अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। तो ये 4 पेपर आपको देने होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये पेपर कैसे होते हैं, कब कब इनका पेपर है, अभी जो नवंबर की डेट वो क्या है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। जीआईबी एग्जामिनेशन साल में 2 बार होते हैं, एक होता है मई जून में, कई बार मई में ही खत्म कर दिया जाता है और कई बार मई और जून मिलाकर होता है। मतलब एक होता है मई जून की साइकिल में और एक होता है नवंबर दिसंबर की साइकिल में। पिछले साल से एक ही महीने में एग्जाम खत्म कर दे रहे, मई में शुरू करके मई में ही खत्म कर दे रहे, नवंबर में शुरू करके नवंबर में ही समाप्त कर दे रहे। जैसे इस बार का जो पेपर है वो आपका नवंबर में ही समाप्त हो जा रहा है। ठीक हो गई जितनी बात भैया, 1 नवंबर से पेपर शुरू हो रहा है इसका। तो ये 4 पेपर आपको देने होते हैं। अब पासिंग क्राइटेरिया जेआईबी और डीबीएफ दोनों का सेम है पासिंग क्राइटेरिया। अब मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बता देता हूं क्या है। पासिंग क्राइटेरिया है कि मिनिमम मार्क्स पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में 50 नंबर चाहिए। हर पेपर 100-100 नंबर का होता है, चारों पेपर 100 नंबर के होंगे। लेकिन इस 50 वाले में बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं। पासिंग क्राइटेरिया को बहुत ठीक से समझना बाबू, मैं बहुत इत्मीनान से आपको बताने जा रहा हूं। देखिए 4 सब्जेक्ट है आपके पास। इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये आपका पहला पेपर होता है। दूसरा पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पीपीबी। तीसरा पेपर है एएफएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। और आरबीडब्ल्यूएम है ना, रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट। ये सारे पेपर होते हैं 100-100 नंबर के, सभी पेपर 100-100 नंबर के होंगे। यानी कुल पेपर होते हैं आपके 400 नंबर के। जो टोटल मार्क्स होता है आपका वो कितना होता है बाबू, 400 नंबर का। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। इस पेपर को पास करने के लिए आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? 5 अटेम्प्ट 3 साल में। सर 3 साल में तो 6 एग्जामिनेशन हुए, आपने कहा कि हर 6 महीने पर होता है, तो 3 साल में तो इसका मतलब हुआ 6 एग्जामिनेशन होगा। हाँ, 6 एग्जामिनेशन में से कोई भी आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आपने मान लेते हैं कि अभी 2026 चला, मान लेते हैं आप 2027 के मई वाला पेपर दे रहे हैं, तो 2027 का मई वाला अगर आप पेपर देंगे तो 27 के दोनों पेपर, 28 के दोनों पेपर, 2029 के दोनों पेपर, यानी 6 पेपर हो गए। इनमें से कोई भी आप 5 दे सकते हैं। तो 6 पेपर होंगे, 6 में से मतलब 6 बार ये एग्जाम होगा 3 सालों में, 5 बार आप इस पेपर को दे सकते हैं। 5 बार में आपको क्वालिफाई करना होता है ये पेपर। कितनी मजेदार बात है, 4 सब्जेक्ट 5 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करिएगा। क्योंकि एक तो अगर आप क्वालिफाई करने में देर करोगे तो पेपर टफ होता चला जाता है, फिर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट डिले होते रहता है। और एक लाभ आपको मैं और बता रहा हूं सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने का। अब ध्यान समझिएगा,
अब जैसे मान लेते हैं कि आप ये पेपर पहली बार देने जा रहे हैं, यानी आपका ये पहला अटेम्प्ट है, सिंगल अटेम्प्ट में आप ये पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अगर आपका किसी पेपर में 40, देखिए पहली बात तो ये है भैया कि पेपर को क्वालिफाई करने के लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि इसका भी आपको 50% लाना ही होता है, ये मैंडेटरी है। यानी आपको 200 नंबर कुल मिलाकर एग्रीगेट 200 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, चाहे आप पेपर चारों एक अटेम्प्ट में पास कर रहे हो या एक से ज्यादा अटेम्प्ट में पास कर रहे हो। मान लेते हैं आप सिंगल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करने जा रहे हो, तो अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में 200 नंबर ले आते हैं और किसी पेपर में आपका 45 रह जाता है या उससे ऊपर रह जाता है, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे पूरा एग्जाम। अभी मैं इसको समझाता हूं। 45 से नीचे अगर आप किसी सब्जेक्ट में लाते हैं, 45 जिसको कहते हैं, 45 से नीचे अगर आप लाते हैं तो वो पेपर डिस्क्वालीफाई होंगे। मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं आपने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मान लेते हैं आपका आ गया 45, इसमें मान लेते हैं आपका आ गया 45, इसमें आ गया मान लेते हैं आपका 60 मार्क्स, और इसमें आ गया मान लेते हैं 55। ध्यान से समझिएगा, तो आपके जो टोटल मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, 5 15 205 नंबर हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, यानी जो एग्रीगेट 50% वाला था मामला, एग्रीगेट कितना होना चाहिए आपका, जो एग्रीगेट 50% का मामला था वो आपने क्वालिफाई कर लिया, 205 आपके हो गए। तो अगर आपने एग्रीगेट पूरा कर लिया है, 200 नंबर या उससे अधिक आप ले आए हैं, तो किसी पेपर में अगर आपके 45 नंबर है तो भी आप क्वालिफाई माने जाओगे। लेकिन ये 45 नंबर का फायदा आपको मिले, तब 50 लाने की जरूरत नहीं, 45 नंबर का फायदा आपको मिलेगा तभी जब आप सारे पेपर सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी सारे पेपर आप एक अटेम्प्ट में दे रहे हैं और 200 से ज्यादा ला रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें आपका 43 आ गया, मान लेते हैं इसमें आपका 43 मार्क्स आ गया, तो उस केस में आपका जो, और बाकी सारे नंबर सेम है, तो उस केस में आपका 203 नंबर होगा, यही तो होगा। तो 203 हो गया सर, अब क्या मैं पास हूं, अब आप पास नहीं है। तो क्योंकि आपका एक पेपर में 45 से नीचे आ गया, तो एक तो आप वो पेपर डिस्क्वालीफाई हो गए, और अगर आप एक पेपर डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप फिर पूरा एग्जाम पास नहीं है। यानी इस केस में अब आपका जिनमें 50 या 50 से ऊपर नंबर है उसी में आप क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी इसमें आप क्वालिफाई माने जाएंगे, इसमें आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करेंगे तो एक तो एग्रीगेट 50% होना ही होना चाहिए, दूसरा 45 से कम किसी में ना हो, तो आप 45 पर भी क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके साथ 200 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी पेपर में 45 से कम हो गया तो आप वो पेपर भी डिस्क्वालीफाई करेंगे, वो एग्जाम डिस्क्वालीफाई करेंगे, और जिन जिन पेपर में फिर 50 से कम है उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी ये और ये केवल आपका क्वालिफाई है, ये दोनों पेपर आप डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अब एक एक बात को ध्यान से मेरी सुनते चलिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। तो अब सर चलिए ठीक है, मान लेते हैं सर हमारे इसमें 43 आ गया, इसमें 45 आ गया, 203 नंबर हमारे आ गए, लेकिन हम डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अब हमें क्या फिर से चारों पेपर देने होंगे? नहीं, अब आपको केवल ये दो पेपर देने होंगे जिनमें 45 आप, मतलब 50 से कम, जिनमें आपको केवल ये दो पेपर देने होंगे। तो अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट में पेपर, अब जैसे यह मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए, क्योंकि एक अटेम्प्ट में अगर आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी पेपर में आपके 50 से कम रह गए, तो फिर उस केस में आपको एक से ज्यादा अटेम्प्ट देना पड़ेगा, यानी अगले अटेम्प्ट देने पड़ेंगे आपको ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए। अब इस केस में यानी आपके सेकेंड अटेम्प्ट में, अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट है तो इस केस में फिर आपको इन दो पेपर को देना है, और इन दो पेपर में कम से कम 50-50 नंबर लाना जरूरी है। यानी एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप अपना पेपर एक से ज्यादा अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं तो एग्रीगेट 200 तो आपको लाना ही है। 200 वाला क्राइटेरिया समझ लीजिए भैया, चाहे आप पेपर सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हो, चाहे आप पेपर मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हो, एग्रीगेट तो 200 लाना ही लाना है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप पेपर एक से ज्यादा अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपको एग्रीगेट तो लाना ही है 200, फिर हर पेपर में आपको 50-50 लाना होगा। अब चूंकि इस दो पेपर में आप पिछले अटेम्प्ट में 50 से ज्यादा नंबर ला चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा देने की जरूरत नहीं, इसका क्रेडिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको केवल यही दो पेपर देना होगा। लेकिन अब ये आपका चूंकि सिंगल अटेम्प्ट है, इसलिए अब 45 से काम नहीं चलेगा, अब इन दो पेपर में आपको 50-50 नंबर लाना होगा, यानी 2 अटेम्प्ट में आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन 90% बैंकर भैया आपका सिंगल अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, और ये पासिंग क्राइटेरिया जेआईबी डीबीएफ दोनों के लिए सेम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ गए। डन। तो अगर देखिए सिंगल अटेम्प्ट का यही फायदा होता है कि अगर आपका ये एग्रीगेट 200 या उससे ऊपर हो गया तो किसी पेपर में अगर आपके 45 या उससे ऊपर है तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन ये सिंगल अटेम्प्ट में होना चाहिए। और दूसरा
अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर अगर आप एक से ज्यादा अटेम्प्ट दे रहे हैं तो फिर हर एक से ज्यादा अटेम्प्ट में हर पेपर में 50-50 मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट 200 होना ही होना चाहिए। क्लियर है? देखिए यहां पर इस क्राइटेरिया को समझिए, क्या कहा जा रहा है कि मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए चाहिए 50 आउट ऑफ 100, 100 में से 50 चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन पढ़िएगा, कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अगर कैंडिडेट हर सब्जेक्ट में 45 नंबर ला रहा है विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का मिला के 50% उसका एग्रीगेट भी आ जा रहा है, तो वो एग्जामिनेशन को सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन क्या है, ऑफ द एग्जामिनेशन इन अ सिंगल अटेम्प्ट विल आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज अ हैविंग कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन। लेकिन ये सिंगल अटेम्प्ट होना चाहिए। अब देखो भैया 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में से हर पेपर में 45-45 नंबर अगर आप ले आएंगे तो 200 पूरा ही नहीं होगा, ये 180 नंबर ही तो हो रहा है भैया, ये 200 पूरा ही नहीं होगा। इसका मतलब हर पेपर में 45 नंबर लाके नहीं पास हो पाएंगे आप। कुछ पेपर में आपको 50-60 इस तरीके से मतलब इतने नंबर लाने पड़ेंगे कि वो 45 से ऊपर भी हो और एग्रीगेट 200 वो आपको पहुंचा भी दे, तो आपको 45 का फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा अटेम्प्ट लेने पेपर क्वालिफाई करने में, तो उस केस में तो क्लियर क्राइटेरिया, हर पेपर में 50-50 नंबर, फिर ये वाला लगेगा हर पेपर में 50-50 नंबर, एग्रीगेट 200 तो आपको हर हाल में लाने ही लाने हैं। कैंडिडेट विल बी अलाउड to retain credit for the subject they have passed in an attempt till the expiry of the time limit of passing the examination। जिन सब्जेक्ट को आपने पास कर लिया है, पास करने का मतलब है जिनमें आपके 50 नंबर आ गए हैं वो आपका क्वालिफाई माना जाएगा। तो अगर एक अटेम्प्ट पे जिन जिन सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर हो गया है उनको आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, जिनमें आपका 200 नहीं हो पाया और 45 से कम है उनको आपको देना होगा। क्लियर हो गया? 45 से कम क्या, उस केस में आपको जो भी 45 से कम होंगे उस केस में आपको वो देने होंगे और फिर आपको उस पे 50-50 नंबर लाके पूरा करना होगा। तो आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कब तक लेंगे, जब तक आपका ये एग्जाम एक्सपायर नहीं हो जाता। एक्सपायर कितने अटेम्प्ट में होगा, 5 अटेम्प्ट या 3 साल जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। तो ये जो पासिंग क्राइटेरिया है इसको बाबू ये वीडियो रोक के आप चाहें तो एक बार और देख लेना, आपको ये पासिंग क्राइटेरिया क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं टाइम लिमिट कितना मिलता है। अब तो मैंने आपको पासिंग क्राइटेरिया बता दिया, आपको कितना टाइम लिमिट मिलता है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, और ये जेआईबी और डीबीएफ के लिए दोनों के लिए सेम है, पासिंग क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट ये सब सेम है जेआईबी डीबीएफ दोनों के लिए। देखिए, कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट फॉर कंप्लीटेशन ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन बट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो 3 साल या 5 अटेम्प्ट जो भी पहले पूरा हो जाए, विच एवर इज अर्लियर फ्रॉम द टाइम ही इज रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम, दीज 5 अटेम्प्ट नीड नॉट टू बी कंसेक्यूटिव। तो जब आप पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां से आपको 3 साल मिलते हैं और 5 अटेम्प्ट। अब मान लेते हैं आपने अपना 5 अटेम्प्ट पूरा कर लिया और पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए सारे, लेकिन 3 साल आपका नहीं पूरा हुआ। 5 अटेम्प्ट पूरा हो गया लेकिन 3 साल पूरा नहीं हुआ और पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब कुल मिला के है कि 3 साल के अंदर या 5 अटेम्प्ट के अंदर आपको ये चारों पेपर क्लियर करने हैं। आप चाहे तो एक अटेम्प्ट में एक पेपर क्लियर करिए, लेकिन इतना अटेम्प्ट देने की जरूरत क्या है। अगर आप इस एक अटेम्प्ट में एक ही पेपर क्लियर करेंगे तो फिर हर पेपर में आपको 50-50 नंबर लाना होगा, एग्रीगेट 200 नंबर लाना होगा, और आप 2 साल अपना जो है इंक्रीमेंट डिले करेंगे। 2 साल इंक्रीमेंट अच्छा डिले कर रहे हैं आप, बहुत पैसा का नुकसान हो रहा है। जब चारों पेपर एक बार में क्लियर हो सकते हैं और एक अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करने में 45 नंबर का फायदा मिल जाता है, तो एक अटेम्प्ट में क्लियर करिए। तो 5 अटेम्प्ट या 3 साल जो भी पहले खत्म हो रहा है उसमें आपको पूरा कर लेना। चलिए सर, अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, क्या मैं अब एग्जाम आगे नहीं दे पाऊंगा? दे पाएंगे लेकिन आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा पूरी फीस देके। और अभी तक जो एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके थे, जिनमें 50 या उससे ज्यादा नंबर आ चुका था, उसको आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उसका क्रेडिट आप अवेल कर रहे थे। वो क्रेडिट आप अवेल नहीं कर पाएंगे, फिर आपको सारे एग्जामिनेशन फिर से नए सिरे से देने होंगे और सारे फिर से आपको पास करने होंगे, और वही पासिंग क्राइटेरिया के साथ। ठीक है, अच्छा, ये जो 5 अटेम्प्ट है ये जरूरी नहीं है कि आप लगातार दें। 6 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे 3 साल में, उसमें से कोई भी 5 आप दे सकते हैं, लगातार होना जरूरी नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपने एग्जाम अप्लाई कर दिया लेकिन पेपर देने नहीं गए तो अटेम्प्ट वहां पर जो है उसको काउंट किया जाएगा। इसलिए अगर आप अप्लाई करिए तो एग्जाम जरूर देने जाए, क्योंकि अटेम्प्ट तो काउंट होगा ही होगा। तो एग्जाम अप्लाई करने पर अटेम्प्ट काउंट हो जाता है, भले ही आप पेपर ना दें। कैंडिडेट अनेबल टू पास द एग्जामिनेशन विद इन द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 3 years या 5 attempts whichever is earlier will be required to re-enroll themselves. Such candidate will not be granted credit for subject passed if any earlier. तो अगर कैंडिडेट नहीं पास कर पा रहा है, अपना जो भी मैक्सिमम टाइम दिया गया उसको 3 साल या 5 अटेम्प्ट नहीं वो क्वालिफाई कर पा रहा है, तो उसको दोबारा फिर से री
रजिस्टर करना होगा, और दो नुकसान होता है रजिस्टर करने में, एक तो आपका समय बर्बाद हुआ, दूसरा आपको फिर से पूरी फीस देनी होगी, और जो एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाए हैं उसकी क्रेडिट आप अवेल नहीं कर पाएंगे, आपको सारे एग्जामिनेशन फिर से देने होंगे। टाइम लिमिट ऑफ 3 years ऑफ 5 अटेम्प्ट विच इज अर्लियर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये 3 साल या 5 अटेम्प्ट कब से शुरू होते हैं? जब आप पहली बार अपना एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहां से शुरू हो जाता है। अटेम्प्ट विल बी काउंटेड व्हेन ही शी अप्लाइज फॉर द एग्जाम इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कैंडिडेट अपीयर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन और नॉट। तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा चाहे आप उस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हो या ना हुए। तो इसलिए भैया अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिंगल अटेम्प्ट में कोशिश करिए और अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट दिया तो वो काउंट हो जाएगा। आप अप्लाई कर रहे हैं तो अटेम्प्ट दीजिए, जरूर दीजिए। नेक्स्ट है आपका द रूल मेंशन्ड अबव इंप्लाई दैट नॉर्मली अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी 5 एग्जामिनेशन आउट ऑफ द 6 एग्जामिनेशन। रूल ये कहता है कि 6 एग्जामिनेशन होंगे 3 साल में, क्योंकि 6-6 महीने पे होते हैं, आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट आपको वहां पर देना है। बीइंग कंडक्टेड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 3 years। इफ अ कैंडिडेट अवेल ऑल 5 अटेम्प्ट बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ 3 years, अगर आपने अपने 5 अटेम्प्ट ले लिए और पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए 3 साल में से, लेकिन समय बचा हुआ है, तो भी आपका ये टाइम एग्जॉस्ट माना जाएगा, क्योंकि आपने 5 अटेम्प्ट ले लिया। या आपका अटेम्प्ट अभी बचा है लेकिन 3 साल पूरा हो गया, आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो भी वो एग्जॉस्टेड माना जाएगा, आपको री इनरोल करना पड़ेगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू री इनरोल देमसेल्फ अफ्रेश। सिमिलरली इफ अ कैंडिडेट डज नॉट अवेल 5 अटेम्प्ट, हो सकता है आपने 5 अटेम्प्ट ना लिए हो, लेकिन जो आपका स्टिपुलेटेड 3 years का टाइम पीरियड है वो समाप्त हो गया है, तो उस केस में भी एग्जॉस्ट माना जाएगा। ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू री इनरोल देमसेल्फ अफ्रेश। और अगर भैया आप एग्जामिनेशन में नकल वकल करते पकड़े गए तो उस केस में आपको डी बार कर दिया जाएगा, और जो डी बार वाला टाइम पीरियड होगा वो भी आपके टोटल 3 साल में जोड़ा जाएगा। इसलिए गलती से कोई नकल वकल इसमें करना नहीं है, और करने की जरूरत नहीं पड़ती है बाबू, हम आपके साथ हैं, एक बार में आपका पेपर क्लियर कराएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। डीबीएफ जेआईबी का पिछला रिजल्ट अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, और आप अभी यूट्यूब पर जेआईबी सीआईबी वाला हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके सारे रिजल्ट बहुत इत्मीनान से देख सकते हैं। देखिए, कैंडिडेट हु हैव बीन डीबार्ड फॉर क्या है रिस्टोरिंग टू अनफेयर मींस इन द एग्जामिनेशन, काइंडली नोट दैट देयर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड ड्यूरिंग द डिबारमेंट पीरियड। तो अगर आपको डिबार कर दिया गया है क्योंकि नकल करते हुए पकड़ा गया या कोई अनफेयर मींस का इस्तेमाल आप कर रहे थे, तो जो डिबार टाइम पीरियड है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा आपके टोटल टाइम में। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये तो हो गया आपका पासिंग क्राइटेरिया। अब देख लेते हैं फीस कितनी है आपके लिए। मैं जेआईबी और डीबीएफ की दोनों की फीस बता दे रहा हूं। जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं तो आपको 4,000 रुपए फी पे करनी होती है, इसमें जीएसटी अलग होती है, अलग से आपको जीएसटी पे करनी होती है। बाकी सारे अटेम्प्ट के लिए 1300 रुपए है। डीबीएफ के लिए जब आप पहली बार एग्जामिनेशन में अप्लाई करते हैं तो यहां हो जाता है 300 and 500 यानी 3500 रुपए, और उनमें भी बाकी सारे अटेम्प्ट के लिए 1300 रुपए। अब अगर आप 5 अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बस ये 4000 रुपए आपको देकर दोबारा से एग्जाम के लिए रिन्यूअल करना पड़ेगा, और फिर आप क्रेडिट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो जेआईबी के लिए पहले अटेम्प्ट के लिए 4000 रुपए है, डीबीएफ के लिए 3500 यानी 3500 है, 3500 रुपए है। बाकी सारे अटेम्प्ट के लिए इनमें भी 1300 रुपए है, उसमें भी 1300 रुपए है, जीएसटी इसमें अलग से देना होता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है बाबू? आप मीडियम एग्जामिनेशन है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, लेकिन आपको अपना फॉर्म फिल करते समय ही ये तय कर लेना होता है, ये सिलेक्ट कर लेना होता है आप एग्जामिनेशन हिंदी में देने वाले हैं या इंग्लिश में देने वाले होते हैं, क्योंकि बाद में इनमें किसी भी तरीके का चेंज पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। कैंडिडेट आर अलाउड टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश एंड शुड क्लियरली फिल इन देयर चॉइस ऑफ मीडियम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में, लेकिन आपको ये सिलेक्ट करना होगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। इन केस चेंज ऑफ मीडियम विल नॉट बी अलाउड एट लेटर स्टेज। आप मीडियम फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड इसका एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन मोड में ही एग्जामिनेशन होता है। और एक मजेदार बात आपको मैं बता देता हूं, और ये बात डीबीएफ और जेआईबी दोनों में है, जैसे ही आप अपना पेपर सबमिट करते हैं तुरंत ही आपको पता चल जाता है आप पास हैं या फेल है। इसका रिजल्ट पेपर सबमिट करते ही मिल जाता है। आई रिपीट, इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट पेपर सबमिट करते यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर सबमिट करते ही आपको आपके मार्क्स तुरंत मिल जाते हैं, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है। पेपर सबमिट किया, तुरंत पता चल गया, 20 नंबर मिला, 40 मिला, 100 मिला, 80 मिला, क्या मिला, तुरंत पता चल जाता है। और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऑनलाइन मोड में ही पेपर ये होता है, ऑफलाइन मोड में बिल्कुल भी पेपर नहीं होता है, केवल ऑनलाइन मोड में होगा, और किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग अभी नहीं है।
आगे हो सकती है, इसलिए पेपर जितनी जल्दी हो सके अभी क्लियर कर लीजिए। अभी खैर कोई भी निगेटिव मार्किंग ना जीआईबी के लिए ना डीबीएफ के लिए किसी में भी नहीं है। एग्जामिनेशन का टाइम ड्यूरेशन कुल 2 घंटे यानी 120 मिनट का होता है, तो सफिशिएंट टाइम है 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट्स मुझे लगता है सफिशिएंट है। आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पेपर कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में ही होगा। अब ये चूंकि पेपर 2 बार होता है, अब पेपर का जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले एग्जामिनेशन की डेट से 3 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन जीआईबी, चूंकि एग्जाम सेम है, बस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नाम से है, तो जीआईबी और डीबीएफ का रजिस्ट्रेशन एक साथ शुरू होता है। नवंबर एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन जो है भैया वो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, ये आपके एग्जामिनेशन की डेट है। पहला पेपर आपका ऑनलाइन मोड में सारे होंगे, INIFS का है, चूंकि बीच में इस बार दिवाली पड़ रही है इसलिए थोड़ा गैप ज्यादा है। सेकेंड पेपर आपका है 22 नवंबर को PPB का, थर्ड पेपर 28 नवंबर को है AFM का, और फोर्थ पेपर RBWM का आपका 29 नवंबर को है। तो यहां पर आपको तो पूरे 22 दिन का गैप मिल रहा है, यहां पूरे 1 वीक का गैप मिल रहा है। ये इसमें कोई गैप नहीं लास्ट पेपर में और आपके सेकंड लास्ट पेपर में। तो एक पेपर ऐसा होता है जिसमें कोई गैप नहीं होता, बाकी एक हफ्ते का गैप होता है, लेकिन इस बार तो गैप बढ़िया अच्छा खासा मिल जा रहा है, पूरे 20-21 दिन का गैप मिल जा रहा है दिवाली की वजह से। ये आपका पेपर है। क्या सर अभी हमारे पास अगर हम डीबीएफ देना चाहते हैं या हम जीआईबी देना चाहते हैं और इस बार नवंबर में ही देना चाहते हैं, ये 1 नवंबर वाला पेपर देना चाहते हैं, अगस्त में रजिस्ट्रेशन करके 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो क्या अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम पेपर को क्लियर कर सकते हैं? इसका आंसर है बहुत बड़ा यस। अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अभी आप अपनी प्रिपरेशन करके ये चारों पेपर एक बार में क्लियर कर सकते हैं। यानी आप अगर बैंक में गए हैं तो एक बार में पेपर क्लियर करिए, पेपर समाप्त होने के 60 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाता है, उसको आप अपने HR को भेजते हैं, इंक्रीमेंट लग जाता है, तो आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। यानी इस बार आपका इंक्रीमेंट तय है अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो। डीबीएफ का भी वही रिजल्ट का क्राइटेरिया होता है, उसी समय उनका भी रिजल्ट निकलता है। तो भैया अभी आपके पास पूरा समय है, इसी नवंबर के पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन की डेट है। अब सवाल है कि पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, जीआईबी के लिए स्टैंडर्ड बुक मैकमिलन की मार्केट के अंदर, लेकिन वो बहुत बल्कि बुक है, आप प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी किताब है। पीडब्ल्यू की बहुत अच्छी बुक डिजाइन की गई है, बहुत अच्छा रिव्यू है, रिकमेंडेड बुक्स हैं, बहुत सारे बैंकर्स ने इसका बहुत बढ़िया रिव्यू दिया है। और ये चारों ही सब्जेक्ट के लिए है जीआईबी सेट ऑफ 4 बुक्स। इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं केवल 1224 रुपीज में। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से स्टोर पर जाके आप इसे मंगा सकते हैं और ये आपके एग्जामिनेशन को बहुत आराम से क्वालिफाई करवा सकती है। कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करके आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। मैं इस जीआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन में आपका पहला पेपर पढ़ाता हूं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, INIFS। उस विषय पर आपको कोई भी बातचीत करनी, कोई सवाल पूछना है, रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई सवाल पूछना है, पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं आपसे बातचीत करता हूं, आपके सवालों का जवाब देता हूं। QR कोड स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी CIB एग्जाम्स। मेरा नाम है आशीष पाठक, मैं आपके साथ ये पहला पेपर देखता हूं, आशीष सर जीआईबी CIB एग्जामिनेशन। आप एग्जाम आप टाइप करेंगे सिंपली टेलीग्राम पर, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। 4500 के आसपास बैंकर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सारे बैंकर्स ही हैं। आप उनके साथ जुड़ जाएंगे और अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, आपको ये कोर्सेज कहां से मिलेंगे? हम जीआईबी और डीबीएफ की कंप्लीट प्रिपरेशन आपके साथ करवाते हैं और बहुत आराम से आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। आप चाहें तो हमारे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से भी, और आप चाहें तो हमारे जो है आप जीआईबी CIB वाला जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से भी जाके सारे कोर्सेज देख सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आना है, जीआईबी CIB वाला पर। यहां पर आप देखेंगे आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। यह है आपका जीआईबी महापैक। महापैक 3 वैलिडिटी में आता है, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स। महापैक में आपको जीआईबी के चारों ही सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। महापैक जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं, जितने रनिंग बैचेस होते हैं उन सबका एक्सेस मिल जाता है। उसमें थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल, MCQ बैच सब कुछ शामिल है और जितने भी अपकमिंग पेड बैचेस होते हैं उनका
एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है महापैक में। महापैक जो 6 मंथ की प्राइस है वो 2799 के, यहां से आप इजीली इसको बाई कर सकते हैं। इसके अलावा जेआईबी और सीआईबी का कंबाइंड महापैक भी आपके लिए, और आपको कंबाइंड ही लेना चाहिए क्योंकि अभी आप इसी महापैक से जेआईबी की भी प्रिपरेशन कर लेंगे और जेआईबी क्वालिफाई करने के बाद आप तुरंत सीआईबी देने जाते हैं, देना ही होता है सभी बैंकर्स को, सीआईबी आप देते हैं, सीआईबी की प्रिपरेशन भी आप इसी महापैक से कर सकते हैं। ये आपका कंबाइंड महापैक है, आपको फिर अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा कई सारे इंडिविजुअल बैचेस भी हैं जो आपको यहीं पर सारे बैचेस दिख जाएंगे, जैसे 2.0 फाउंडेशन बैच है, बहुत जल्दी हम जेआईबी का एमसीक्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट तैयारी आपकी करवाने वाले हैं। तो ये पूरी तरीके से आपके लिए ये सारे बैचेस हैं, इनको आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको जेआईबी एग्जामिनेशन की दे दी, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया, कितने पेपर होते हैं, इस बार कब पेपर है, क्या फीस होती है, सब कुछ आपके साथ चर्चा कर ली गई है। और साथ ही साथ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी बताया गया, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं और कोई भी सवाल आप मुझसे वहां से पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका वो पेज है जिसको आपको स्कैन करना है। जेआईबी सीआईबी ग्रुप पर जाकर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस बार की एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो डीबीएफ टारगेट, डीबीएफ तो भैया दीजिए, आप जरूर दीजिए क्योंकि आपको दोबारा जेआईबी नहीं देना पड़ेगा, और जेआईबी तो भैया आपको देना ही अगर आप बैंक में हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, प्रिपरेशन करिए, हम आपके साथ लगातार हैं। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। बहुत सारा धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।